Hello dear students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Prakyani, your English educator. Dear class 9 students, इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे हमारी रीडर बुक का एक ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 भारतीपुरा। ब्रांड न्यू है और हमारी बुक का ये लास्ट चैप्टर भी है जो कि होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग। इस पूरे वीडियो में मैं आपको दूंगी चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इन बोथ दी लैंग्वेजेस हिंदी एंड इंग्लिश। तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं इस लेसन से रिलेटेड वो सभी के सभी क्लियर हो जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं लेसन। एंड अगेन एवरी टाइम आई हैव टोल्ड यू, आप अपनी किताबें साथ में रखें ताकि कोई भी ऐसा मीनिंग आता है, वर्ड आता है जो आपको समझ नहीं आए तो उसका अर्थ आप लिख सकते हैं। अब पलक मैम के पढ़ाने का तरीका पता है, पहले ही जो मैं ट्रेलर दे देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही आपको देख के समरी नहीं बताती। आई रीड ऑल दी लाइन, मैं इंग्लिश में लाइंस पढ़ती हूँ ताकि मेरे सारे स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएशन सीखें, यानी उच्चारण आपको वर्ड्स का आना चाहिए, नहीं तो भाई इंग्लिश सीखने का क्या मतलब। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि पढ़ने के बाद मैं उसे हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी सो दैट आप इंग्लिश सब्जेक्ट को कहानी की तरह समझ पाओ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। आइए भाई, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अबाउट द ऑथर, जो हमारे लेखक है कहानी के, उनके बारे में जानना, क्योंकि एग्जाम में सीधे प्रश्न आता है जो कि तुम्हें बहुत बढ़िया मार्क्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑथर हैं प्रोफेसर U.R. अनंतमूर्ति, has been acclaimed as one of the most prolific writers and thinkers of the Indian subcontinent। तो ऑफ कोर्स ये हमारे इंडियन राइटर ही हैं, ये है प्रोफेसर U.R. अनंतमूर्ति। इनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है, इंडिया के बहुत ही प्रोलिफिक यानी बोलते हैं ना फाइनेस्ट राइटर्स में से एक रहे हैं। His contribution has been historical in the field of creative writing, particularly novels and stories. And particularly, I hope आप में से अगर कोई हो जिनको बुक्स का बहुत शौक होता है, नॉवेल्स पढ़ने का, रोम कॉम्स जो हैं, रिलीजियस नॉवेल्स होती हैं या फिक्शन होता है, सस्पेंस होता है, पढ़ते हो कि नहीं? तो नॉवेल्स और स्टोरीज में, कहानियों में प्रोफेसर अनंतमूर्ति का बहुत ज़्यादा नाम है। मतलब हिस्टोरिकल बोलते हैं ना, किसी ने जो है हिस्ट्री बना दी, तो इनके योगदान बहुत बेहतरीन रहे हैं एंड इस फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा मास्टरी करी है। तो मतलब इतने प्रसिद्ध राइटर हैं, समझ पा रहे होंगे कि कहानी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग होगी। His original works have been in कन्नड़। अब मैं आपको एक बात बता दूं, इनके एक्चुअल जो वर्क्स हैं, यानी ओरिजिनली ये किस में लिखते थे, कन्नड़ लैंग्वेज में लिखते थे, बट अगेन क्योंकि हमको सबको पढ़ना है तो ये ट्रांसलेट किए गए हैं इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच, हंगेरियन, हिंदी, बांग्ला एंड सेवरल अदर लैंग्वेजेस। तो ओरिजिनली इनकी नॉवेल्स वगैरह कन्नड़ में लिखी गई हैं, लेकिन बाकी सारी भाषाओं में भी ट्रांसलेट की गई हैं। द फिल्म्स संस्कार एंड दीक्षा हैव बीन बेस्ड ऑन टू ऑफ हिज वर्क्स, संस्कार एंड गोताज राज रिस्पेक्टिवली। तो उस टाइम की कुछ फेमस मूवियाँ रही होंगी जो हमें तो खैर नहीं पता, लेकिन हमारे मम्मी पापा दादा दादी को पता होगा। ये दो मूवियाँ हैं, बहुत ही फेमस थी। ये मूवी अनंतमूर्ति जी के काम जो उन्होंने लिखाई की थी, संस्कार और गोतास राज, उसी पे बेस्ड है। तो यानी इनकी जो कहानियां हैं उस पे फिल्में भी बनी हैं। He has been visiting professor to Iowa University and Tufts University of America respectively in 1975 and 1978। भाई सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं रहे हैं, ये विदेश में भी, यानी अमेरिका की बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आपने नाम सुना हो, आयोवा यूनिवर्सिटी एंड टफ्ट यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर। विजिटिंग प्रोफेसर बेसिकली क्या होते हैं बेटा, देश विदेश से जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध प्रोफेसर्स को यानी टीचर्स को बुलाया जाता है ताकि वो आएँ और बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपना लेक्चर दें और उन्हें इनलाइटन करें। तो ऐसे ही उन्हें बुलाया गया था इन द ईयर 1975 एंड 1978 में। ही वॉज वाइस चांसलर ऑफ महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, यानी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, कोटयम, एंड द चेयरमैन ऑफ द साहित्य अकेडमी। इतनी फेमस अकेडमी जिसने बहुत सारे लोगों को लिटरेचर में प्राइज दिए हैं। आपने सुना होगा, पीछे हमने नाम लिए थे, तो ये इस इतनी बड़ी अकेडमी के जो है चेयरमैन भी रह चुके हैं। सो अगेन ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स। He has been conferred India's most prestigious award in the field of literature, the ज्ञानपीठ अवार्ड। इंडिया में लिटरेचर बेटा क्या होता है, जैसे कोई भी भाषा होती है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, सिंधी हो, तो ये सब क्या होते हैं, लिटरेचर होते हैं। तो इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एक बहुत बड़ा, जैसे मूवीज में मान लो सबसे बड़ा अवार्ड क्या माना जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल गया है कि नहीं, या फिर ऑस्कर्स मिल गए। तो वैसे ही लिटरेचर में इंडिया में ज्ञानपीठ अवार्ड बहुत ही बड़ा माना जाता है, उससे भी अनंतमूर्ति जी को जो है देखिए उस टाइम में नवाजा गया है।
द एक्सट्रैक्ट हेयर इज टेकन फ्रॉम यू आर अनंत मूर्तिज नॉवल भारतीपुरा। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सार। ये जो आप कहानी पढ़ रहे हो भारतीपुरा, ये अनंत जी की एक लिखी हुई नॉवल है भारतीपुरा, उसमें से लिया गया है। अब बेटा नॉवल तो जनरली बहुत बड़ी मोटी मोटी बुक होती हैं, तो उसका सार निकालते हुए कहानी का आपको डाल दिया है इस चैप्टर में। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलिए अब यहाँ से थोड़ी सी कहानी शुरू होती है। यहाँ पे होता है ना मूवी का थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि ये कहानी है किसके बारे में। मैम भारतीपुरा नाम तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बेटा भारतीपुरा एक गांव का नाम दिया गया है यहाँ पे, जहाँ पे एक इंसान है जिसका नाम है जगन्नाथ। अब तुमको ये नाम अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये हमारी कहानी का कौन है? हीरो है। इसी पे पूरी कहानी रिवॉल्व हो रही है, ठीक है। जगन्नाथ, जगन्नाथ द प्रोटैगनिस्ट रिटर्न्स फ्रॉम इंग्लैंड टू हिज एंसेस्ट्रल विलेज होम इन भारतीपुरा। तो जगन्नाथ कौन है? हमारी स्टोरी का जो मेन हम बोल सकते हैं हीरो है, ठीक है। द प्रोटैगनिस्ट, अब प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है? पक्ष पोषक। ऐसा इंसान जो पक्ष पोषक होता है, प्रोटैगनिस्ट होता है, इस टाइप का इंसान था वो। रिटर्न्स फ्रॉम इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड से, विदेश से जो है अपनी पढ़ाई वगैरह इन्होंने की होगी। अब ये मान लो लौट के आए हैं अपने एंसेस्ट्रल। एंसेस्ट्रल का मतलब क्या होता है? पूर्वज। पूर्वजों का जो अपना होता है ना, पौराणिक यानी दादा परदादाओं के गांव होते हैं लोगों के, आपके भी जैसे कोई गांव होंगे, तो वैसे ही वो अपने गांव भारतीपुरा में लौट के आता है। तो समझ गए भारतीपुरा यहाँ किसका नाम है? चैप्टर पे एक गांव का नाम है। इट इज अ टेम्पल सेंटर्ड विलेज एंड द रीनिंग डीटी इज लॉर्ड मंजूनाथा। टेम्पल सेंटर्ड विलेज का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा विलेज होता है ना कुछ गांव जो किसी चीज के लिए प्रसिद्ध हो, तो यहाँ पे ये गांव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, यानी बहुत ज्यादा यहाँ पे टेम्पल सेंटर्ड है। एंड किस भगवान की मूर्ति पे? रीनिंग डीटी। रीनिंग यानी राज कौन से भगवान का मतलब बोलते हैं ना कि कोई भगवान का स्थान होता है ना। जैसे हम कोई भी जगह ले सकते हैं, हम वाराणसी ले ली, या फिर हम मान लो आप गुरुद्वारा बोल दो, ठीक है। आप बोलोगे कि पंजाब में अगर हम बात करें गोल्डन टेम्पल, तो है ना हम गुरु नानक जी की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। इसी तरह से जो है यहाँ पे इस टेम्पल में मेन जो गॉड कौन माना जाता है? रूलिंग यानी रीनिंग डीटी किसकी है? लॉर्ड मंजूनाथा की, जो कि इस टाइप की उनकी मूर्ति है। लॉर्ड मंजूनाथा एक स्टोन के ऊपर, एक शालीमार के ऊपर जो है इनकी मूर्ति बनी हुई है, यानी इन्हें जो है लोग बहुत मानते थे। अब आप याद रखिएगा यहाँ पे जो यूजुअली हमने पर्पल कलर में जो आपको दिख रहे हैं ये नेम्स हैं। तो इंग्लिश में क्या होता है? इंग्लिश में मैथ साइंस जैसा नहीं है ना, आपको टर्म्स थोड़े याद रखने हैं, आपको नाम याद रखने हैं। जैसे मूवी में नाम होते हैं, मूवी में कैरेक्टर होते हैं, स्टोरी होती है, हीरो आ रहा है जा रहा है, इस टाइप से। तो ये नाम मैंने हाईलाइट किया है, मतलब आपको याद रखना है, लॉर्ड मंजूनाथा। अब आगे क्या होता है? ही wields power through a demon spirit called भूतराया और so many of the inhabitants believe। तो अब तुमको लग रहा होगा मैम ये कहानी है किसके बेस पे? एक तुमको मैं छोटा सा आइडिया देती हूँ बेटा, ये कहानी जो है ना लोगों की मान्यताओं पे बेस्ड है। मान्यता यानी जो गांव होते हैं, छोटी छोटी जगह होती हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को आडंबरों में कहीं विश्वास होता है कि इस मूर्ति में भगवान है, या फिर जो भूत प्रेत इन टाइप की चीज़ों में, और बहुत ज़्यादा खौफ रहता है। यानी भगवान ईश्वर क्यों है भाई? हमारी मदद के लिए, हमें जो है आप बोल सकते हो पीस देने के लिए, संतुष्टि। लेकिन कुछ जगहों पे इसका जो है ना खौफ अलग हो जाता है। तो यहाँ पे वही बात मानी जाती है कि ये जो लॉर्ड मंजूनाथा है वो अपनी पावर, जबरदस्त पावर जो है किससे लेते हैं? उनको इतनी शक्ति किससे आती है? एक डीमन स्पिरिट से। डीमन का मतलब क्या होता है? शैतानी, जिसे हम कहते हैं ना भूतिया या शैतानी। तो एक शैतानी स्पिरिट जिसका नाम है भूताराय, है ना, या फिर क्योंकि बहुत सारे वहां के इनहैबिटेंट्स यानी वहां पे रहने वाले लोग यही मानते थे, है ना। आपस में गांव वाले लोग बोलते हैं ना, गांव में कहानियां सुनने को आई हैं कि यहाँ पे एक ऐसे भगवान है, इनकी मूर्ति है, और ये जो है एक शैतानी आत्मा से जो है अपनी सारी शक्तियां लेते हैं। तो ऐसे लोगों के बिलीफ है, मान्यताएं थी। This belief has been systematically exploited by the ruling class in the village to maintain their feudal power over the village people। तो अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, कभी कभार कुछ चीजें होती है ना, 4 लोग सुनते हैं, वो 10 लोगों को बता देते हैं, वो 100 लोगों को बताते हैं। देखी शायद किसी एक ने ही हो, और हो सकता है उस एक का भी जो है दिमाग ठीक नहीं हो, या कुछ ऐसा हो सकता है। तो भाई अब ये जो बिलीफ है, ये जो मान्यताएं हैं, ये और बढ़ती गई और एक्सप्लॉइट करते गए जो रूलिंग क्लास होते हैं विलेज में।
रूलिंग क्लास कौन होते हैं विलेज में? जिनके पास फ्यूडल पावर यानी सामंतवाद से संबंधित वो जो बड़े बड़े लैंड ओनर होते हैं ना, जो अपनी जमीनें देते हैं। तो जमींदार क्या होते हैं, लोगों को होता है ना कि हम अपनी पावर बना के रखें, कैसे छोटे लोगों को हम जो है थोड़ा पावरफुल दिखा सकें। तो ये वाली मान्यता और आगे बढ़ाते गए और खौफ में लाते गए कि ये भगवान है और इनको जो है ना सिर्फ रूलिंग क्लास या हम लोग ही दर्शन कर सकते हैं और बाकी सब जो है इनसे दूर रहे। तो इस टाइप की चीजें जो है और ज्यादा बोलते हैं ना खराब होती गई और अंधविश्वास या ढोंग वहां पे बढ़ता गया। जगन्नाथ रिटर्न्स टू दिस प्लेस with the help of bringing about a new awakening among the people। अब जैसे हमने बात की थी, जगन्नाथ वही हमारी कहानी में शुरुआत का कैरेक्टर, जो हमारा मेन कैरेक्टर आया है, ये कहाँ से रिटर्न किया था? इंग्लैंड से वापस आया था। सो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, समवन हु इज कमिंग फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, तो उसकी क्या होगी, बहुत ही ओपन माइंडेड होगा, इन सब ढोंग वगैरह से तो बहुत ऊपर उठ चुका होगा, एजुकेटेड होगा। तो वो वापस आता है इसी जगह पे विद द होप, किस उम्मीद में आता है कि मैं लोगों को जो है ना जागरूक करूंगा कि ये जो आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना, आप उस ढर्रे से चल रहे हैं, उस चीज को ये हटाने आते हैं। He realizes that to awaken them is to destroy the myth of Lord Manjunatha. Therefore, he should take the untouchables into the temple. तो इसने सोचा कि लोगों को मैं जागरूक तब कर पाऊंगा जब मैं मिथ यानी ये जो आप गलत फहमी है, जो आप मिथ मानते, जो आप मानते हो कि लॉर्ड मंजूनाथ है, ये कुछ नहीं है, एक टाइप का ढोंग है, एक टाइप का अंधविश्वास है, एक टाइप का मिथ है। तो अब ये मिथ कैसे हटा पाएंगे? ये मिथ तब हटा पाएंगे जब अनटचेबल्स, बेटा अनटचेबल्स कौन माने जाते हैं उस टाइम में? छुआछूत जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें आप छू नहीं सकते, या फिर जो निम्न जाति के लोग होते हैं, लोअर कास्ट। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि जो कचरा उठाते हैं या फिर जो कॉबलर्स होते हैं, जो बहुत ही नीची जाति के तब माने जाते थे। तो क्या मैंने बताया था कि अनटचेबल्स को वहां जाने ही नहीं दिया जाता था। तो जगन्नाथ ने सोचा कि जब मैं अनटचेबल्स को मंदिर का अंदर लेके जाऊंगा, तब जाके कहीं जो है इनमें जागृति आएगी और इनका अंधविश्वास हटेगा। तो अब इस उम्मीद से जगन्नाथ आए हैं और यहाँ पे कहानी होने वाली है काफ़ी ज़्यादा, हम बोल सकते हैं ड्रामेटिक ऑफ कोर्स, क्योंकि लोगों से अंधविश्वास हटाना भाई बहुत मुश्किल है। लोगों की जो मान्यताएं होती हैं ना, जो पुराने ढर्रे से चली आ रही हैं, उनको बदलना बहुत ही मुश्किल है। बट बिफोर दैट ही शुड डिस्ट्रॉय द मिथ ऑफ हिज ओन फैमिली गॉड लॉर्ड नरसिम्हा। तो अब इसने सोचा कि ये तो पूरे गांव का मिथ है कि लॉर्ड मंजूनाथा है। उसने सोचा पहला कदम क्यों ना घर से, इंसान सोचता है ना पहला कदम अपने घर से ही उठाए। तो उन्होंने सोचा पहले तो मुझे मेरी खुद की फैमिली का जो मिथ है, फैमिली गॉड जिन्हें मानते हैं लॉर्ड नरसिम्हा, जो कि कुछ इस प्रकार देखते हैं, उनका मिथ मुझे हटाना पड़ेगा। ये गलत फहमी या अंधविश्वास मुझे हटाना पड़ेगा। He asks the परिहास to touch the image of God। परिहास कौन होते हैं? जो सबसे नीचे जाति के मनुष्य या निम्न जाति के मनुष्य, उन्हें परिहा कहा जाता है। तो वो परिहाओं को कहता है कि आप जो है जाइए और भगवान की इस फोटो को टच कीजिए। The following extract describes this highly tense situation। तो अब यहाँ से हमारी एक्चुअल स्टोरी, तुमको पूरा स्टोरी का लाइन समझ आ गया ना कि ये कहानी चल रही है, जगन्नाथ वापस आया है, परिहा को कहता है यानी निम्न जाति के लोगों को कहता है कि आप भगवान की इमेज छुइए। और यहाँ से जो है टेंस सिचुएशन चालू, क्योंकि गांव के जो हाई क्लास लोग होंगे, जो रूलिंग पीपल होंगे, वो सब किस तरह रिएक्ट करेंगे इस सिचुएशन पे, वो देखने वाली चीज है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। फ्रॉम द पोर्टिको he stepped down to the courtyard and stood there. He suppressed a desire to look back. From the portico, बेटा पोर्टिको का मतलब होता है बरामदा, यानी बरामदे से वो नीचे उतर के आया। यहाँ पे ही कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइए, क्योंकि अभी इसी इंसान की मैंने जिस बात की थी। लेट मी सी इफ एवरीवन इज अवेयर ऑफ इट। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ही किसके लिए कहा गया है, जल्दी से बताइए। From the portico, he stepped down to the courtyard and stood here। बरामदे से वो नीचे आया और कोर्टयार्ड में आके, गलियारे में आके वो वहां पे खड़ा हो गया। He suppressed a desire to look back। Suppress का मतलब क्या होता है बेटा? दबा देना किसी चीज को। तो अब उसे लग रहा था कि मैं पीछे मुड़ के देखूं, लेकिन उसने ख्याल को दबा दिया, क्योंकि पीछे शायद बहुत सारे लोग खड़े थे। कौन खड़ा था? An uneasy feeling came to him of being watched from behind by his aunt, the priest, the cook and the cook's children। तो वो होता है ना, कभी हम चल के जा रहे हैं लेकिन हमें पता है कोई बहुत ही अनइजीली हमें देख रहा है। तो उसे कौन देख रहा था? उसकी आंट जो है,
पंडित जी हैं, कुक यानी रसोई जो बनाता है, और उनके बच्चे, यानी सब उसे ऐसे घूर के देख रहे थे। अब आप भी शौक हो रहे होगे कि ये आदमी काम क्या कर रहा था। एज यू ऑल नो, यहाँ पे ही कौन स्टैंड करता है, ही है हमारा जगन्नाथ, वही जो इंग्लैंड से वापस आए हैं भाई, ठीक है। तो अब जगन्नाथ चल के जा रहे हैं एंड सभी उन्हें ऐसी निगाहों से देख रहे हैं, मतलब कि तुम क्या कर रहे हो। He felt his aunt's look whipping his back. He could have got rid of this suffering by looking her in the face, simply shattering her entreaty. तो उसे समझ आ गया, उसे एक फीलिंग आ जाती है ना कि उनकी जो आंटी हैं उनका जो लुक है, जैसे वो देख रही हैं, ऐसा लग रहा है कोड़े लगाएंगी, वहीं पे उसको जो है तमाचा लगाएंगी। इस टाइप का होता है ना, कभी कभार आपके घर में कोई आपको लुक देता है, मम्मी हो, है ना, मम्मी आपसे गुस्सा हो लेकिन 10 लोग खड़े हो तो किस टाइप का लुक निकलता है, बिल्कुल ही कोड़े निकल रहे हो जैसे। So he could have got rid of this suffering by looking her in the face, simply shattering her entreaty. तो उसे लगा कि अगर वो उनके फेस पे देख लेगा तो उनकी गिड़गिड़ाहट, उनका ऐसा चेहरा वो देख सकता है। He was frightened and कहीं ना कहीं of course वो इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा था कि वो जो है निम्न जाति के लोगों को, परिहा को कह रहा था कि आप भगवान की मूर्ति को छुओ। तो कहीं ना कहीं जगन्नाथ खुद भी बहुत ज्यादा फ्राइटेंड था। फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है, डरा हुआ था। To defy her thus would be a violence too much for him. The hand which gripped the casket was damp. तो यानी to defy her मतलब क्या, और अगर वो आंटी को देखेगा नहीं, बात मानेगा नहीं, तो ऐसा लगेगा कि इनके खिलाफ है ना, बहुत बड़ा जो है वायलेंस हो जाएगा, फिर तो लड़ाई हो जाएगी एंड उसको मार भी पड़ेगी। The hand which grabbed the casket. अब कैस्केट बेसिकली क्या है मैं आपको बता देती हूँ यहाँ स्टोरी का। यहाँ पे इनके जो घर के लॉर्ड हैं, लॉर्ड नरसिम्हा, उनकी एक मूर्ति है ना, स्टोन के फॉर्म में, एक पत्थर है, एक शालीमार के फॉर्म में एक मूर्ति है, जो कि कैस्केट एक डिब्बे में रखी रहती है ना, इस टाइप का जो है, बहुत ही सुंदर सा सजावट का। तो अब जो है जगन्नाथ उठा के उसे लेके जा रहा है किनके पास, परिहा के पास, जो निम्न जाति के लोग हैं उनके पास, ताकि आप आए और आप इसे छुएं। ये बताया जा रहा है कि जगन्नाथ जब वो कैस्केट लेके जा रहा है भगवान का, तब उसके हाथ जो है डैम्प है। डैम्प का मतलब क्या होता है बेटा, हल्के से, जिसे हम कह सकते हैं गीले। अब हल्के गीले कब होते हैं तुम्हें पता है, हाथों में कब पसीना आता है, जब तुम्हें घबराहट होती है, होता है कि नहीं, हाथों में पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, तो उसे डर भी बहुत लग रहा है कि पीछे पंडित जी भी देख रहे हैं, आंटी भी देख रही हैं, सब देख रहे हैं, और वो जो है लेके जा रहा है उस मूर्ति को, क्योंकि उस मूर्ति को आज तक किसी ने नहीं ऐसे अपनी जगह से लेके गए थे कहीं, है ना, तो वो बहुत ज्यादा घबराया भी हुआ था। Perhaps this शालीग्राम of Lord Narasimha had never crossed the threshold of the house before. शालीग्राम बेसिकली क्या होता है, शालीग्राम कह सकते हो या फिर शालीग्राम भी कह सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया बेटा, ये स्टोन जो होता है ना, ये स्टोन जो होता है जिससे भगवान की मूर्ति बनी होती है, उसे शालीग्राम कहते हैं। तो वही कहा कि ये जो शालीग्राम है, ये स्टोन है, इसने घर की जो है थ्रेशहोल्ड, यानी घर की जो हम कहते हैं ना सीमा, कभी नहीं लांघी थी, आज तक कोई नहीं लेके गया था। It must have stunned his aunt's whole being to see this happening now. And ज़रूर उसकी जो आंट हैं वो बिल्कुल अवाक रह गई होंगी कि ये क्या कर रहा है। मतलब होता है ना, कभी कभार आप कोई ऐसा काम करते हो कि लोग कुछ कहते नहीं और बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, घर में एकदम अवाक से रह जाते हैं। तो सेम थी जगन्नाथ की आंटी, वो बिल्कुल ही शॉक हो गई थी कि ये क्या हो रहा है और ये क्या कर रहा है। With all the force of life in her eyes, she must be drawing him back in her prayer. He did not know why he had come to a standstill. With all the force मतलब क्या, आंटी जो है ना पूरी अपनी शक्तियों से, मन में होता है ना, अपन कभी कभार अपन ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्लीज प्लीज ये रुक जाए, ये रुक जाए, इसको आगे मत जाने दो, पता नहीं क्या काम कर रहा है ये। तो बोल नहीं पाई, लेकिन अंदर ही अंदर मन में पूरी फोर्सफुली वो प्रेयर कर रही थी। He did not know why he had come to a standstill. तो मतलब अब यहाँ पे जगन्नाथ जो है ना, स्टैंड स्टिल मतलब बिल्कुल एकदम खड़ा हो गया। उसे खुद भी नहीं पता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी घबरा रहा था कि इतना बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। ऑफ कोर्स जब रिलीजन पे बात आती है ना, धर्म पे बात आती है घर में, तो बहुत ज़्यादा है ना सिचुएशन टेंस सी हो जाती है। तो यही सेम सिचुएशन थी जगन्नाथ के साथ, वो बिल्कुल खड़ा हो गया। He looked up and saw before him the parihas, dressed in white long clothes, standing like orphans at the far end of the courtyard. तो जैसे ही वो कैरी कर रहा था, ठीक है, उसने ऊपर देखा, उसने परिहास को देखा, ठीक है, और उन परिहास को उन्होंने कैसे ड्रेस किया था, क्या पहनाया था, व्हाइट लॉन्ग क्लोथ्स। तुम खुद ही इमेजिन करो, सफेद कलर के लंबे लंबे कपड़े पहना दिए थे उन्हें,
स्टैंडिंग लाइक ऑर्फन्स, और ऐसा लग रहा था कि वो ना किसी अनाथ की तरह बिल्कुल ही एक कोने में खड़े हुए थे, क्योंकि उनको किसने बुलाया था? जगन्नाथ ने खुद बुलाया था कि आप जो है आके इस जो है मूर्ति को आप छुएंगे। तो वो परिहास जो निम्न जाति के लोग थे, बिल्कुल वाइट ड्रेस में खड़े हुए अनाथ की तरह एक जगह जैसे खड़े हुए थे, बस उनको बुला दिया गया है। खैर डरे हुए वो लोग भी थे, क्योंकि आज तक ऐसा उन्होंने कभी किया नहीं था कि भगवान की मूर्ति को वो छुएं। Their vacant eyes just looked on. They did not know of the impending blast. They did not want to know. Vacant eyes यानी उनकी खाली आंखें बस देख ही रही थी जगन्नाथ को आते हुए, और उन्हें पता नहीं था। इम्पेंडिंग यानी बोलते हैं ना कि तूफान से पहले आने वाली जो शांति होती है, तो उन्हें पता नहीं था ये जो नज़दीक में आने वाला जो बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। कैसा धमाका? यानी गांव के जो लोग हैं, घर के जो लोग हैं, कितना भड़कने वाले हैं, उनको अंदाज़ा भी नहीं था, और वो जानना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि पता है भाई ये जान लिया तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा और घबरा जाएंगे वो। स्लोली ही बिगैन टू मूव टूवर्ड्स देम। ही कौन? जगन्नाथ धीरे धीरे जो है किसकी तरफ? परिहास की तरफ आगे जाने लगा। अब आगे जो कुछ लाइन्स है मैं तुम्हें बताती हूँ। जैसे होता है ना, हम कभी कभार मूवी चालू होती है तो वादियाँ दिखाते हैं या कोई कहानी सुनाता है, जैसे शिमला की बर्फीली वादियाँ, यहाँ से जो है सूरज दिख रहा था, इस टाइप से बातें होती है ना। तो आगे जो लाइन है ना, आपको बस यही बताएंगी कि उसमें किस टाइप का सेटिंग था, कि द रेड मास ऑफ द सन वॉज सिटिंग ऑन द शोल्डर ऑफ अ डिस्टेंट हिल। मतलब किस टाइप का माहौल चल रहा है? रेड मास ऑफ सन यानी सन जो है एक टाइम पे जो हल्का सा रेडिश ऑरेंजिश कलर होता है, तो वो जो है एक पहाड़ी के ऊपर बढ़िया से उसकी जो रोशनी है हर जगह पे पड़ रही थी। एक तो ये सीन समझ आया हमें ना, एक हिल के ऊपर जो है सूरज का प्रकाश आ रहा है ना, लाल लाल रंग का हल्का सा जो है हो रहा है। द वीक येलो लाइट ऑफ रिट्रीटिंग इवनिंग फेल ऑन द हेस्टैक। वीक येलो लाइट यानी इवनिंग की जो होती है ना, शाम की हल्की सी जो है पीली कलर की रोशनी होती है, वो किस पे पड़ रही है? हेस्टैक पे। हेस्टैक बेटा क्या होता है? सूखी घास का इस टाइप का जो ढेर रखा रहता है ना, गांव वगैरह में देखोगे सूखी घास का, तो सूखी घास के ढेर पे जो है सूर्य की जो है हल्की हल्की पीले रंग की रोशनी पड़ रही है। तो ये क्या हो रहा है मैम, एकदम से ये क्यों बात चल रही है? तो आपको एक बैक सीन बता रहे हैं कि यहाँ पे अभी जगन्नाथ वो लेके खड़ा हुआ है, और पीछे देखो सूरज जो है उसकी लाल किरणें जो है हिल से निकल के आ रही हैं, एक पहाड़ को छूती हुई आ रही हैं, पीली कलर की रोशनी जो है सूखे घास के ढेर पे पड़ रही है। The last bus from Shimoga appeared on the curved road under the hill, raising dust. और शिमोगा जाने वाली जो है आखिरी बस आती है। कर्व्ड रोड यानी एक ऐसा राइट, हिल्स पे होते हैं ना ऐसे टेढ़े मेढ़े रोड होते हैं पहाड़ों पे, तो उस रोड से वो आ रही है। रेजिंग डस्ट यानी धूल फैलाती हुई। The cattle were returning to their sheds, bells jingling on their necks. और जो कैटल्स होती हैं, जो छोटी भेड़ वगैरह होती हैं, तो उनके गले पे जो है बेल टंगी हुई हैं, वो बज रही हैं, और वो धीरे धीरे क्योंकि शाम हो रही है तो वो अपने जो है शेड में वापस आ रही हैं। ये पूरा सीन चल रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या चल रहा है? जगन्नाथ के घर पे एक युद्ध वाली कहानी जो कि होने वाली है भाई। एट दिस टाइम ऑफ द डे यानी दिन के इस टाइम में, इवनिंग में, शाम में, आंट शुड हैव बीन वेटिंग फॉर देम नियर द शेड। इस टाइम पे जो है ना आंटी को कैटल्स का इंतजार करने के लिए वहां पे खड़े रहना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी घर में अजीब सी सिचुएशन चल रही है, जगन्नाथ जो है मूर्ति को लेके जा रहा है, तो वो वहीं पे खड़ी हुई हैं। अब एक और कैरेक्टर आता है हमारी कहानी में, यहाँ पे कावेरी। कावेरी क्रॉस्ड द कोर्टयार्ड कैरिंग अ हेडलोड ऑफ फायरवुड, हर स्टेप्स ब्रिस्क अंडर द वेट एंड हर साड़ी टक्ड अप। तो इस कैरेक्टर के बारे में हमें और कुछ डिटेल तो नहीं मिली है, बट अगेन ये जो हमारा सेंट्रल कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है जगन्नाथ, उन्हीं से कहीं रिलेटेड है। वो कोर्टयार्ड क्रॉस करते हुए आई हैं, है ना, बरामदे को क्रॉस करते हुए आई हैं, और उसके सर पे क्या है? अ हेडलोड ऑफ फायरवुड। हेडलोड ऑफ फायरवुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी, गांव में होता है ना, इतने लकड़ियों का ढेर ऐसे सर पे लेके घूमते हैं। अ हेडलोड ऑफ फायरवुड, हर स्टेप्स ब्रिस्क अंडर द वेट। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है? बहुत ही कॉमन सी बात है बेटा, तुम कभी भी कोई चीज भारी उठाओगे ना, तो तुम ये नोट करना, तुम बहुत जल्दी जल्दी चलने लगते हो, तुम्हारे कदम बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि इतना भारी सामान है, उठाया, अरे अरे जल्दी चलें, है ना। तो ऐसे ही सेम था कावेरी के साथ। साड़ी उसने पहनी हुई थी बढ़िया, और उसने जो है सर पे लकड़ी का ढेर था, और उसके बाहर से वो जल्दी जल्दी चल रही थी ताकि मंजिल तक पहुंच जाए। These Pariha folk, dressed in white shirts and clothes, must have looked funny to her, she tittered. तो ये जो परिहा फोक का मतलब ये जो है निम्न जाति के जो लोग खड़े थे यहाँ पे, जो कि वाइट शर्ट में, क्योंकि भाई
आप यूजुअली देखोगे जो दलित्स हैं इस टाइप के माने जाते थे लोग, तो वो कैसे पुअर तरीके से रहते थे, लेकिन अभी उनको वाइट कपड़ों में आपको जैसे नहीं पंडितों के प्रीस्टों के कपड़े होते हैं उसमें पिना दिया है। तो जब कावेरी उन्हें देखती है तो कावेरी को जो है ना हंसी आती है। शी टिटर्ड, टिटर्ड का मतलब है मुंह दबा के हंसना, ऐसे खिकी करते हैं ना, अरे ये क्या है, तुमने इनको सफेद कपड़े क्यों पहना दिए हैं। जगन्नाथ थॉट व्हाट एन एब्सर्ड सिचुएशन दिस वाज। जगन्नाथ ने सोचा कितनी एब्सर्ड, बेटा एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुकी, कैसी बेतुकी सी सिचुएशन हो चुकी है, कैसी स्थिति हो चुकी है। फॉर हिज पार्ट दिस शालिग्राम वॉज जस्ट अ पेबल, क्योंकि अगर हम जगन्नाथ की नजरों से देखें तो उसको तो लगता है ये जो शालिग्राम जिसे मानते हैं ये मात्र एक पेबल है, मात्र एक स्टोन है। पेबल का मतलब क्या होता है, मात्र एक पत्थर ही तो है सिर्फ। स्टिल व्हाट एन इंटेंस ड्रामा अबाउट इट, और कहता है सिर्फ एक पत्थर ही तो है, और इस पत्थर के लिए भी फिर भी कितना ज्यादा ड्रामा करना पड़ रहा है भाई। He was turning the whole courtyard into a magnetic field with the parihas in front of him and the ant behind. तो एक फनी सी यहाँ पे बात, एक रेफरेंस दिया गया है कि पूरा जो उनका कोर्टयार्ड है, कोर्टयार्ड बेसिकली क्या होती है, आपकी बालकनी वगैरह होती है ना जहाँ पे सब खड़े रहते हैं, तो एक पूरा कोर्टयार्ड मैग्नेटिक फील्ड की तरह बन रहा था। तो यहाँ पे थोड़ी आपकी फिजिक्स आ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चुंबक की तरह, जैसे लोग खिंचे आते हैं ना, तो एक चुंबक ही तो था। यहाँ पे मान लो मैं जगन्नाथ हूँ, आगे जो है वो परिहा खड़े हैं सफेद कपड़ों में, और पीछे उसकी आंट खड़ी हैं, आसपास जो है लोग हैं, तो एक चुंबक की तरह है क्योंकि लोग खिंचे चले आ रहे हैं। इस टाइप का एक नजारा देखने को मिल रहा है। How removed was his person that had concluded by pure logical thinking that there never was a God. The absurdity of his action flashed in his mind. It was he who had made a saligram of this stone by taking it out to be parihas to touch it. तो कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ सही है कि नहीं, कि कहीं ना कहीं इस पत्थर, मैं तो ऐसे पत्थर मानता हूँ, लेकिन अगर मैं इन्हें अनटचेबल्स के पास ले जा रहा हूँ तो क्या मैं इसे खुद एक शालिग्राम नहीं बना दे रहा, एक भगवान नहीं बना दे रहा। तो मैं आपको बताऊंगी इस पूरी स्टोरी में आपको मिक्स्ड थॉट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जहां बच्चों को कंफ्यूजन आया होगा पढ़ते टाइम, तो यहाँ पे मिक्स्ड थॉट है बेटा। बेटा देखो, इंसान जब कंफ्यूज होता है ना, उसके दिमाग में अलग अलग तरह के विचार आते हैं। तो सेम स्थिति थी जगन्नाथ की। भाई वो इंग्लैंड से पढ़ के आया है, सब वेल एजुकेटेड है ना, उसको मॉडर्नाइज्ड है वो, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कोई अलग सी फीलिंग है कि अभी वो मानता है ये सिर्फ एक मात्र एक पेबल है, एक पत्थर है जिसपे लोगों का अंधविश्वास है। और कभी उसे लगता है कि अगर ये इतनी बड़ी डील नहीं है तो मैं इन्हें अनटचेबल्स के पास क्यों लेके जा रहा हूँ, क्या मैं खुद तो प्रूफ नहीं कर दे रहा कि ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, एक शालिग्राम है, एक भगवान की मूर्त है। तो ये कंफ्यूज से थॉट्स उसके मन में चल रहे थे। He stopped with great effort. He looked round. Aunt and the entire household was standing here. तो वो रुक गया और बहुत ज़्यादा ग्रेट एफर्ट, यानी डर रहा था वो, घबराहट तो हो रही थी, फिर भी उसने पीछे जो है मुड़ के देखा। उसकी आंटी एंड इंटायर हाउस होल्ड यानी घर के सभी लोग वहां पे खड़े हुए थे। एट वन कॉर्नर ऑफ द वरांडा ही सॉ ऑल द सर्वेंट्स ऑल वर वॉचिंग हिम। तो वरांडा के एक कॉर्नर पे उसने देखा सब सर्वेंट्स यानी जितने भी नौकर थे सब खड़े हो गए थे और सब उसे देख रहे थे। होता है नहीं ऐसा कोई काम हो रहा हो जैसे कुछ तमाशा जैसा हो जाता है, तो उस टाइप सा चल रहा था वहां पे। Aunt's tongue must have dried up or she would have certainly called him back. तो यहाँ पे एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो ये सब कर रहा है तो आंटी ने अभी तक उसको बुलाया क्यों नहीं। तो हो सकता है इतनी शॉकिंग चीज देख के आंटी की जो है ना टंग मस्ट ड्राइड अप, मतलब जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना बेटा गला सूख जाना, कभी कभार इतनी खतरनाक कभी होता है ना, बहुत डर लगता है तो इंसान के गले से आवाज ही नहीं निकलती। तो यही यहाँ पे वही सिचुएशन मानी जा रही है कि आंट का जो है ना गला ही सूख गया होगा, नहीं तो वो उसे वापस बुला लेती कि बेटा क्या करने जा रहे हो, रुक जाओ। She was standing there like a mother staring at the dead body of her son being taken away for cremation. तो यहाँ पे अगेन एक आपको एग्जाम्पल दिया गया है, कंपैरिजन किया है कि वो किसकी तरह खड़ी थी, लाइक वर्ड यूज किया है, मतलब बेटा क्या है, ये एक टाइप का सिमिली है। जब मैं पढ़ाती हूँ मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, मैं आपको जो है फिगर ऑफ स्पीच भी बताती जाऊंगी। सिमिली क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच यानी एक अलंकार है। बेटा हिंदी में अपन अलंकार पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में उसे अपन कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो सिमिली मतलब क्या होता है, जब हम कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों को। तो यहाँ पे आंटी को किससे कंपेयर किया है, एक ऐसी माँ से, मतलब वो ऐसी माँ खड़ी हुई थी जैसे जिनके जो है बेटे की मृत्यु हो गई हो एंड उसके जो है ना अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हो, तो कैसे शांत खड़ी रहती हैं, तो सेम जो है जगन्नाथ की आंटी ऐसे ही खड़ी हुई थी।
None had ever dared to take this 1,000-year-old शालिग्राम out of the house. तो आज तक, भाई शौक होने वाली बात तो है यार, आज तक इतने सालों में किसी ने इतनी डेयरिंग या कितनी हिम्मत नहीं करी कि ये 1000 साल पुराने शालिग्राम को आप घर के चौखट से उठा के बाहर ले जाओ, जो कि जगन्नाथ कर रहा था. Whatever she could be thinking of, it had become part of Jagannath's own mind. यानी अब क्या है ना, जगन्नाथ इतना खतरनाक टास्क कर तो रहा था, तो उसके दिमाग में वो ये सोच रहा था कि आंट क्या सोच रही होंगी. यानी दुनिया के सारे दिमाग आ रहे थे कि आंटी क्या सोच रही होंगी, ये गांव वाले क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि अगेन घबराया हुआ तो वो खुद भी था. He felt the presence of her eyes within him and the black stone held tightly in his hand burned like cinder. तो उसका ऐसा लग रहा था कि जो है आंटी उसे देख रही हैं और वो जो पत्थर उसके हाथ में है कहीं ना कहीं वो राख में बदल गया है. इस टाइप के जो है उसको दिमाग में, ये क्या है सब, ये इसके दिमाग में ख्याल चल रहे हैं. माइंड्स थॉट्स, उसके दिमाग के ख्याल है ये, ठीक है, ये हुआ नहीं है, राख में बदला नहीं है, उसके दिमाग में चल रहा है. Was he doing this for the sake of the parihas or for his own sake? Was it to discard Brahmanism? तो अब कहीं ना कहीं मैंने क्या कहा, यहाँ पे कंफ्यूजन का स्टेट है. तो यही जगन्नाथ खुद नहीं समझ पा रहा कि ये उन अनटचेबल्स के लिए, उन निम्न जाति के लोगों के लिए कर रहा था या ये खुद के लिए कर रहा था. क्या वो ये इसलिए कर रहा था कि वो ब्राह्मणिज्म, क्योंकि वो खुद एक ब्राह्मण था तो उसको डिस्कार्ड करने के लिए या उसे जो है निरादर करने के लिए कर रहा था. यानी ये बहुत सारी मिक्स चीजें थी कि जगन्नाथ एक्चुअली क्या चाहता था कुछ समझ नहीं आ रहा था. Discarding everything, was he now going to tread what Adiga would call the path of an avdud? It bewildered him to realize how at this very moment all his marks and Russell were going up from him in vapors. अब यहाँ पे अगेन मैं बता रही हूँ, उदाहरण से आपको बताया है, रेफरेंस से, कि अगर वो इस मूर्ति को लेके जा रहा है, उसका जो है डिस्कार्ड कर रहा है, तो वो सिर्फ जो है अनटचेबल्स के लिए नहीं, वो अपने पूरे ब्राह्मणिज्म को डिस्कार्ड कर रहा है, हर चीज़ को डिस्कार्ड कर रहा है. वो ऐसा कैसे कर सकता है? यानी अगर वो जो है अडीगा जिस पाथ को अवधूत कहते हैं, है ना, उस पाथ पे चलने लगेगा वो, या फिर अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जगन्नाथ की जितनी भी थ्योरी थी मार्क्स और रसल की, अब ये क्यों दिया गया है बेटा, क्योंकि इंग्लैंड में वो 5-6 साल पढ़ने गए थे जनाब. तो मार्क्स एंड रसल बेसिकली साइंस में हम इनके नाम यूज किए जाते हैं, कुछ कुछ एटॉमिक इन्होंने थ्योरीज दी थी, है ना. तो यहाँ पे बोलते हैं कि जगन्नाथ की जितने भी मार्क्स और रसल, जितनी भी थ्योरीज थी, जितना भी उसने इतनी पढ़ाई लिखाई की थी, विज्ञान दिया था, वो सब ऐसा लग रहा था कि भाप में बदल रहा था, है ना, धुएं में बदल रहा था. यानी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये कुछ भी थ्योरीज, कुछ भी उसका पढ़ना लिखना सब बेकार जा रहा था, ऐसा उसे लग रहा था. तो मार्क्स और रसल इसी रेफरेंस में दिया गया है. He tried to clear up his thoughts. अब मैंने जैसे आपको बताया ये सब कहाँ था, ये सब उसके दिमाग में चल रहा था, क्योंकि वो इतना डेयरिंग टास्क कर रहा था ना, तो वो बहुत कुछ सोच रहा था. तो अब उसने सोचा कि नहीं नहीं, मैं अपने जो है ये विचार हैं इन्हें क्लियर करता हूँ, अपना मार्ग में साफ करता हूँ कि मुझे करना क्या है एक्चुअल में. The parihas who had never hoped for anything are standing before me like impersonal ghosts. तो कहता है इन परिहास को, जिनको मैंने खुद से ही खड़ा किया है, वो ऐसे नहीं बेचारे टाइप के लोग खड़े हो गए हैं, मतलब भूत की तरह, मतलब जैसे तो मैंने उनको जबरन, बहुत ज़बरदस्ती से मैंने वहाँ पे खड़ा किया है. और घोस्ट की तरह, घोस्ट कैसे होता है ना, सफ़ेद कपड़ों में, ऐसे वो खड़े हुए हैं और मुझे देख रहे हैं. I cannot stop here forever in a state of palpitation. एंड जैसा हमने बताया, जगन्नाथ पता नहीं क्यों बस एक जगह खड़ा हो गया था, तो उसने सोचा कि मैं जो है पाल्पिटेशन मतलब होता है घबराहट, तो मैं घबराहट में यहाँ सिर्फ खड़ा नहीं रह सकता, मैंने अगर कुछ सोचा है, कुछ निश्चय किया है, तो मुझे वो करना होगा. So the moment my resolve weakens, I will be swept over and put down by ants' eyes. तो इसने सोचा कि जिस क्षण भी मैं घबरा जाऊंगा, मेरा जो है रिजॉल्व, जो मैंने निश्चय किया है, दृढ़ निश्चय किया है, वो वीक होता जाएगा, तो मैं आंटी को देखूंगा वापस और आंटी जो है मुझे मना लेंगी कि तुम वापस आ जाओ, ये सब नहीं करो. तो वही दिमाग में सोचता है कि मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर जिस मोमेंट में कमज़ोर पड़ा तो ये सब मुझे पीछे वापस बुला लेंगे और जो है ये लोग जीत जाएंगे. But I am going forward with the saligram in my hand and at the same time backing out with misgivings. तो उसने अब ठान लिया, देखो फाइनली, कि मैं जो है पीछे नहीं जाऊंगा मुड़ के, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं परिहास के पास जाऊंगा. एंड मैं ये जितने भी मिसगिविंग्स हैं, मिसगिविंग्स का बेसिकली हिंदी में मतलब होता है गलत फहमी, और ये जितनी भी गलत फहमियाँ हैं सबकी मैं दूर कर दूंगा.
Why did this action get into my head at all? तो अब मैंने कहा फिर से उसके दिमाग में एक थॉट आया, भाई इस आदमी के दिमाग में बहुत थॉट चलते रहते हैं, तो फिर से एक थॉट आया उसके दिमाग में, Why did this action get into my head at all? तो वो कहता है कि यार ये ख्याल मेरे दिमाग में पर आया ही क्यों। तो कभी कभार वो घबरा रहा है, कभी कभार वो निश्चय कर रहा है, और कभी कभार वो खुद पे ही शक कर रहा है, कितना अजीब सा ख्याल मेरे दिमाग में आया ही क्यों, कि मुझे ये सब करना क्यों है, शांति से चल रहा था जीवन, है ना। तो ऐसे ऐसे मिक्स थॉट्स आ रहे थे। अब आगे आते हैं। The Parihas should touch the family god before they touch the village god मंजूनाथा। आई होप आपको पूरी कहानी याद है कि शुरुआत में पूरी जो बेटा गांव के गॉड जो माने जाते हैं गॉड मंजूनाथा, उनसे इनको उठाना था लोगों का अंधविश्वास, है ना। लेकिन अब इन्होंने क्या सोचा था कि सबसे पहले मुझे अपने घर में देखना पड़ेगा, मेरे घर में जो अंधविश्वास है, गलत फहमियां है, वो दूर करनी है। तो इसलिए उन्होंने शुरुआत कहाँ से की, शुरुआत उन्होंने तभी अपने घर से की। अच्छा, अंधविश्वास से मैं आपको एक यहाँ पे और क्लियर मतलब कर दूं, उस टाइम में क्या होता था ना बेटा, ये छुआछूत, अनटचेबिलिटी, दलित वगैरह बहुत कुछ चलता था। तो इन सब में कास्ट सिस्टम में क्या होता था, इन लोग को भगवान को छूने नहीं दिया जाता था, या मंदिरों में आने नहीं दिया जाता था, क्योंकि इन्हें लगता था कि ये अपवित्र टाइप के हैं, इस टाइप से मानते थे। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो जितने भी मॉडर्नाइज्ड लोग हैं, जो समझदार थे, वो क्या कहते थे कि ऐसा नहीं है। अब इसमें हम गॉड की कोई गलती नहीं ठहरा रहे हैं, इसमें गलती लोगों की है, जिन्होंने खुद से मान्यता बना दी कि ये अपवित्र है, क्योंकि भगवान ने तो ऐसा कभी कुछ भेदभाव नहीं किया। तो ये अंधविश्वास किससे हटाना चाहते थे, लोगों से, कि आपने जो मान रखा है कि अगर ये भगवान की मूर्ति को छू लेंगे तो वो अपवित्र बन जाएगी, जो शालिग्राम है आपका 1000 साल पुराना, वो जो है कुछ अभ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस अंधविश्वास को वो हटाना चाहते थे। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। Otherwise, this resolve of mind will not be solid and real. The Parihas will not give up their past and accept a new life. तो उसने कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना, और इस रिजॉल्व पे मैं नहीं टिका रहा, खड़ा रहा, तो ये जो परिहा हैं, ये जो अनटचेबल हैं, निम्न जाति के हैं, ये अपना पास्ट, अपना जो भूतकाल है, कभी नहीं भूल पाएंगे, और एक नया जीवन कैसे ले पाएंगे। नहीं तो बेटा सदियों तक, क्या आज तक जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं ना, अब तक भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही होती, क्योंकि उस टाइम में कुछ ऐसे लोगों ने जो है अपना स्टैंड लिया, खड़े रहे, तब जाके ये सब चीज़ें जो है ख़त्म हुई हैं। If I am prepared for the violence necessary for this action, I will have learned the first lesson of the violence for change. तो उसने कहा कि अगर इस एक्शन के लिए मुझे वायलेंस भी करना पड़े, वायलेंस का मतलब सिर्फ मार धाड़ से यहाँ नहीं है, यानी कोई भी जो है ना बाय हुक और क्रुक, जिस भी तरह से मुझे करना पड़े, इनके लिए स्टैंड लेना पड़े, तो मैं लूँगा। क्योंकि बदलाव के लिए, अगर आप कोई बदलाव चाहते हैं, समाज में कुछ सही चाहते हैं, तो आपको एक जंग तो लड़नी पड़ेगी। अब चाहे वो जंग तलवारों की जंग हो या फिर वो शब्दों की जंग हो, ठीक है। तो इस टाइप से उन्होंने खुद को बिल्कुल ही प्रिपेयर कर लिया। I should therefore go ahead, believing in my own thoughts, otherwise aunt will triumph. तो उन्होंने कहा कि मुझे जिस विचार में मैं मानता हूँ, जो मुझे सही लगता है, मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज आंट विल ट्रायम्फ, यानी नहीं तो फिर आंट जो है विजय उल्लास मनाने लगेंगी, यानी वो खुश हो जाएंगी कि हम लोग जो ये भेदभाव करते हैं, जो करते हैं, वो सही है। तो उसे वो बिल्कुल बात सही नहीं लगी, इसलिए जगन्नाथ जो है अपने निश्चय पे कायम रहा। इट वॉज बिटर बट वंस अगेन ही लुक्ड राउंड। इट वॉज बिटर यानी खैर थोड़ा जो है कड़वा था, दर्दनाक था, लेकिन फिर उसने मुड़ के देखा पीछे। देयर वॉज अ घैसली डेसोलेशन अबाउट द हाउस। घैसली डेसोलेशन का मतलब क्या है, बिल्कुल ही सब जो है चौकन्ने टाइप के हो गए, बिल्कुल ही बोलते हैं ना इंटेंस सिचुएशन हो जाती है, पूरे घर में इस टाइप की सिचुएशन मची हुई थी। It had rejected him, he felt, and had reduced him to a dry, useless thing flung into the courtyard. It का मतलब क्या है, ऐसा लग रहा है कि पूरे परिवार ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया था, नकार दिया था, ऐसा उनकी नज़रों से देख के लग रहा था कि तुम इस घर के ही नहीं हो, और ऐसा लग रहा है कि वो एक यूजलेस की कोई चीज़ है जो कोर्टयार्ड में खड़ी है। कौन, जगन्नाथ, ठीक है। तो सबका रिएक्शन कुछ इस टाइप का था। This moment of fear and anxiety must have perplexed the Parihas, who had already been guilty in their new clothes. तो ये जो मोमेंट था, कहीं ना कहीं सबके अंदर एक डर थी, एक एंजाइटी थी। तो ये परिहा जो थे ना, ये और विकल हो गए होंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनको इतनी गिल्टी थी, इतने शर्म में वो नए कपड़ों में, सफ़ेद कपड़ों में खड़े थे, और लोगों का ये रिएक्शन देख के, जगन्नाथ का ये मूर्ति को लाना देख के, वो तो और ही जो है ना बिल्कुल ही दब गए होंगे, उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा।
और अब ये सोचता है कि जिनको जो इतना ऑलरेडी डरे हुए हैं जीवन में, अगर मैं उन तक मूर्ति नहीं लेके गया तो बिल्कुल ही सब कुछ ये मोमेंट चला जाएगा. सो इफ ही डिड नॉट गो टू देम एंड ऑफर देम द स्टोन इन हिज हैंड, दे वुड बी गॉन. तो वो चले ही जाएंगे. तो इसलिए जगन्नाथ सोचता है कि मैं आगे बढ़ता हूँ. He realized that he was in a situation where something had to be done urgently. He walked quickly towards them. तो उसे लगा कि अभी सिचुएशन होता है ना, मामला थोड़ा गर्म होता है तो जल्दी से एक्शन लेना पड़ता है. तो वो समझ गया कि मैं अभी एक ऐसी स्थिति में हूँ जहाँ मुझे क्विक एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं उन तक नहीं गया तो वो तो बिल्कुल भग जाएंगे, है ना. तो उसने क्या सोचा कि अब वो फटाफट से क्विकली उनके पास जाने लगा. द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, ही थॉट, व्हाई गॉड हैज इन्वेडेड मी लाइक दिस. तो उसे एक फिर सवाल, मैंने कहा ना जैसे उसके मन में थॉट्स आते रह रहे हैं, तो एक और नया थॉट आया है कि गॉड यानी भगवान ने मुझे इस तरह से आक्रमण मेरे अंदर क्यों जोश भर दिया, यानी मैं ही क्यों. होता है ना कभी कोई इंसान सोचता है कि यार मुझे ही क्रांति लानी थी क्या, मुझे ही बदलाव लाना था क्या. तो यार आज अगर मान लो आप सुभाष चंद्र बोस जी हो गए या फिर जो है महात्मा गांधी हो गए, जितने भी हमारे सरदार पटेल जी हो गए, तो ये खुद से सोचते हैं, होता है ना अंदर से, कि यार क्या हमें ही चुना गया कि हमें ही आक्रमण लाना है. तो सेम ख्याल आ रहा है जगन्नाथ के दिमाग में. What I wanted to show as stone has now become a saligram. Why is it so? Why are the bell ringing in me? यानी अब इसके खुद के अंदर अजीब सी फीलिंग आ रही है इन्हें. जिस चीज को वो मात्र सिर्फ एक स्टोन की तरह मानता था, एक पत्थर मानता था, उसे क्यों लग रहा है अब खुद ही कि ये एक शालीग्राम है. Why is it so? Why are the bells ringing in me? Bells ringing in me मतलब क्या होता है, एक वही फीलिंग है जब आप लोग अपनी जो भी होली प्लेस पे आप जाते हैं, है ना, जो मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो एक अपनी अंदर से फीलिंग होती है ना, एक भावना होती है कि अंदर जो है अगर मंदिर हो तो मंदिर की जो है घंटियाँ बनने लगती हैं, है कि नहीं. तो चर्च में भी अलग अलग बेल्स रिंग करती हैं. तो एट दिस मोमेंट जगन्नाथ ने जब पकड़े रखा है ना शालीग्राम को, तो उसे लग रहा है अब ये मात्र पत्थर नहीं है, क्या ये सही में एक शालीग्राम है. क्यों मेरे अंदर ऐसी भावनाएं उमड़ के आ रही हैं. एट एवरी स्टेप आई हैव टर्न दिस स्टोन इनटू अ शालीग्राम. और लग रहा है कि मैं एक एक कदम चल रहा हूँ ना, तो मैं इस पत्थर को खुद ही शालीग्राम में बदलता जा रहा हूँ. ऐसी मेरी मान्यता होती जा रही है. लाइक द प्रीस्ट ऑफ सम यूनिक रिचुअल एक्ट. यानी इस टाइप से लग रहा है कि कोई पंडित होता है ना जो धार्मिक संस्कार करता है, उस टाइप की मुझे कुछ फीलिंग्स ही आ रही है. ऐसा जगन्नाथ सोचता है मन में. All the time trying to shout out that this is not a शालीग्राम but a piece of hard stone, the eyes of the parihas are on me and are vacant like the eyes of cattle grazing in the field. तो जितनी बार वो कह रहा है कि एक शालीग्राम नहीं है, एक पत्थर का टुकड़ा है, उतनी बार ही जो है वो परिहा हैं उनको देख रहे हैं. मतलब सिर्फ देख रहे हैं, जैसे नहीं खेत में तुम देख रहे हो बकरी वगैरह चर रही होंगी, है ना, भेड़ वगैरह होती हैं, तो कैसे बस चबा रही हैं और तुमको ऐसे आंखों से देख रही हैं, वेकेंट आंखों से. तो उसी तरह परिहा जो है जगन्नाथ को देख रहे थे. They are not aware of a past or of any future, but those eyes at my back are compassionate and they tug at me. Shall I dodge now or shall I return over and come to fulfillment in the minds of the parihas? तो वो कहता है कि उन लोगों को तो जो परिहा हैं उनको अपने भूतकाल का, अपने भविष्य का कोई अंदाज़ा ही नहीं है, लेकिन जो आंखें मेरे पीछे पड़ी हैं वो करुणामय हैं और मुझ पे अटकी हुई हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ. तो वो सोचता है shall I dodge now, कि क्या मुझे बोलते हैं ना, डॉज का मतलब कल्टी मार लेनी चाहिए कि बच सकता हूँ मैं अभी भी, या फिर जो है मुझे परिहास की जो है पूरी इच्छा उनकी करनी चाहिए और उनके लिए कुछ ना कुछ सही करना चाहिए. तो जैसे मैंने बताया इसके दिमाग में ये सारे थॉट्स चलते आ रहे हैं, तो आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, ये सब उसके दिमाग के ख्याल हैं. He went and stood near them, seeing him so close they stepped back. So वो गया और उनके पास जाके खड़ा हो गया. और जैसे ही जगन्नाथ, मान लो ये जगन्नाथ है ना, ये एक जगन्नाथ है और ये इतने सारे जो यहाँ पे वाइट कपड़ों में परिहा खड़े हैं. अब जैसे ही ये इनके पास आया और इतना पास देख के, मतलब सोचो वो ब्राह्मण को इतना पास देख के वो खुद ही दूर हो गए. दे स्टेप्ड बैक, बोलते हैं ना एक कदम उन्होंने पीछे कर लिया परिहास ने. जगन्नाथ ओपन्ड द लिड ऑफ द कैस्केट. और जो कैस्केट उसके हाथ में था उसका उसने लिड यानी ऐसे ढक्कन खोल दिया. मान लो एक बॉक्स टाइप का है जिसका उसने ढक्कन खोला. द एंटायर एक्शन वॉज नॉनसेंस. If a conch blew now and a pair of cymbals clanged, it would be a fair comment on it. तो मैं ये थोड़ी ना फिल्मी सी चीज़ें मैं तुमको बताती हूँ क्लियरली, है ना. फिल्मी सी चीज़ें हैं, जैसे फिल्मों में कैसा होता है कि आप मान लो बिल्कुल ही हवाएं चल रही हैं, है ना, या फिर आप चारों मंदिर में जैसे आप एंटर करते हो तो घंटियाँ बज रही हैं, बिल्कुल झांझ बज रही हैं. तो यहाँ पे कहता है कि जैसे ही इमेजिन करना बिल्कुल इस चीज़ को, है ना, कि मैंने मान लो कोई यहाँ पे मेरे हाथ में बॉक्स है और मैं इसे खोल रही हूँ,
तो उसी समय कहता है कि अगर ऐसा होता, इफ अ कॉन्च, बेटा कॉन्च का मतलब नोट कर लेना, कॉन्च का मतलब होता है शंख, हिंदी में जैसे हम शंख कहते हैं ना, कॉन्च इज अ शंख। तो कहता है कि अभी अगर कोई शंख बज गया हो, है ना, कि अभी अगर इस टाइम पे जब मैंने इसे खोला तो अभी अगर कोई शंख बज जाता, एंड अ पेयर ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स क्या होता है बेटा, झांझ, झांझ बजाते हैं ना ऐसे जब मंदिरों में, तो अगर झांझ बजने लगती तो ऐसा लगता, बिल्कुल फेयर कमेंट लगता कि सही में जो है अपन भगवान की मूर्ति खोल रहे हैं। तो वो भी खुद भी कंफ्यूज है कि क्या मैं सिर्फ एक स्टोन मान रहा हूँ क्या, या फिर सच में मैंने इसको सालिग्राम कह दिया है। ठीक है, तो इस टाइप की फिल्मी टाइप की बातें उसने थोड़ी यहाँ पे की हैं। But the spell of giving to the Parihas the black naked stone in his palm overwhelmed him without his knowing it. The veins of his throat swelled. He said in a deep trembling note, "Touch this." तो अब जो है उसने सोचा कि ये ब्लैक नेकेड स्टोन यानी जो शालीग्राम है उसको अपने पाम से जो है उनके पाम में दे दूंगे तो बहुत ही ज़्यादा अभिभूत टाइप की सिचुएशन हो जाएगी। तो उसने सोचा कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तो उसने कहा कि यार एक चीज़ करते हैं कि इनको हाथ में देते नहीं हैं, टच करने को कहते हैं। और ये बोलते टाइम मैंने कहा ना, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको पता है बहुत लोग आपके अगेंस्ट होंगे तो कहीं ना कहीं घबरा जाते हो, हलक सूख जाता है। तो ऐसा ही सेम उसके साथ हुआ, उसके गले की जो वेन्स हैं, जो नसें हैं, इट स्वेल्ड, यानी ऐसा लग रहा था सूज गई थी। एंड ही सेड इन अ डीप ट्रेम्बलिंग नोट, हमें पता है यहाँ से जो है हमारी वोकल कॉर्ड है ना, वॉइस बॉक्स से आवाज़ निकलती है। अगर स्वेल हो जाएगी तो आवाज़ कैसे निकलेगी, ट्रेम्बलिंग जैसी, लड़खड़ाती हुई और गहरी सी, कि टच इट, मतलब आवाज़ निकल भी नहीं रही है, गहरी भी है, घबराहट में। तो वो कहता है टच दिस, परिहास को कहता है कि छुओ इसे, है ना, और एक बार नहीं अब बहुत बार कहेगा, देखना। He looked around, the sun was setting, aunt and the priest were at the door, terror stricken. तो इसने इधर उधर देखा और सूरज जो है ढल रहा है, यानी जो है हमारा सनसेट हो रहा है इस वक्त, और आंटी और जो प्रीस्ट हैं, जो पुजारी हैं, वो दरवाजे पे खड़े थे, टेरर स्ट्राइकन, मतलब बिल्कुल ही, अब तुम समझो पंडित हैं वो और उस टाइम की बात चल रही है तो कितने गुस्से में होंगे वो, बिल्कुल ही ऐसे ना टेरर जैसे। जनार्दन शेट्टी कुड बी सीन इन अ कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड। अब एक और पर्सन की बात करी गई है, हो सकता है ही मस्ट बी अ ब्राह्मण या रूलिंग में हो ये, तो जनार्दन शेट्टी भी जो है एक तरफ खड़े थे कोर्टयार्ड में। द ओकालिगा वर्कर्स विद द सिकल्स एट देयर साइड हैड हडल्ड टुगेदर इन अनदर कॉर्नर। तो इसका बेसिक मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, एक तरफ ब्राह्मण्स खड़े थे, एक तरफ दूसरी जो दलित या निम्न जाति के लोग थे वो सब भी खड़े थे और खड़े होकर देख रहे थे कि भाई आगे अब क्या होने वाला है। क्लियरली जो है जगन्नाथ ने कह दिया है कि टच दिस, इसे छूइए, तो भाई आगे की सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस होने वाली है। आगे आते हैं। Kaveri was leaning against the parapet, wiping her face. In front of him, the Parihas stood gaping like idiots. So Kaveri वही वुमेन जिसकी हमने बात की थी, साड़ी लेके सर पे जो है वुड लेके चल रही थी वो, है ना, तो वो वहाँ पे खड़ी हुई थी, अपने फेस को वाइप कर रही थी, ऐसे से पूछ रही थी कि भाई ये सही में क्या चल रहा है। और उनके सामने खड़े हुए थे परिहास, stood gaping like idiots. Stood gaping like idiots का मतलब क्या है, बिल्कुल बेवकूफ़ टाइप के कोई नहीं खड़े हो जाता है, बिल्कुल मूर्ति बना के जिनको बुला दिया गया है कि तुमको ये काम करना है, उनको पता भी नहीं है, बस वो ऐसे खड़े हुए हैं। His body shook and his hair stood on end. He said again, coaxing them, touch this. यानी अब उसकी बॉडी जो है हल्की हल्की जो है घबराने लगी, उसके बाल भी जो है ऐसे सामने आके बिखर से गए। उसने फिर से कहा, पहली बार कहा टच दिस, कोक्सिंग देम यानी मीठे, फिर उसने जो है नेक्स्ट टाइम किसी को प्यार से नहीं कहते हैं, एक बार जैसे कह दिया कि इसे छुओ, नहीं समझ आता सामने वाले को तो थोड़ा और प्यार से कहते हैं, यार इसे छू लो, है ना, टच दिस, इसे छुओ, कुछ नहीं होगा, टच दिस, ठीक है, ये बोला। Words stuck in his throat. The stone is nothing, but I have set my heart on it and I am reaching it for you. Touch it. Touch the vulnerable point of my mind. This is the time of evening prayer. Touch. The Nanddeep is burning still. तो यहाँ पे उसके ऐसा लगता है कि ये जितने भी शब्द थे उसके थ्रोट में अटक गए थे। वो उसे कह रहा था कि ये स्टोन कुछ नहीं है, सिर्फ हमने इसमें अपना दिल लगाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है, मैं तुम लोग की मदद करना चाहता हूँ, प्लीज़ इसे छुओ, इसके असुरक्षित पॉइंट, टच द वल्नरेबल पॉइंट ऑफ माई माइंड, यानी मेरे दिमाग का जो असुरक्षित एक भाग है जिसे डर लगता है कि तुम इसे छुओगे तो कुछ हो जाएगा, मर जाएंगे लोग। सो दिस इज़ द टाइम ऑफ इवनिंग प्रेयर। और शाम में जैसे यूजुअली पूजा की जाती है ना, तो वैसे ही सनसेट हो रहा था, शाम का टाइम है, इवनिंग प्रेयर का टाइम है। टच करो इसे, नंद जो दीप है, जो दीपक यानी जो है दिया,
वो भी जल रहा है, तुम इसे छू लो। तो ऐसा लग रहा था ये सब शब्द जो है उसके गले में कहीं ना कहीं अटक गए हैं, वो कहना चाह रहा है Those standing behind me are pulling me back by the many bonds of obligation. What are you waiting for? तो कहता है कि वो जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं, मेरे आंट, पंडित, पुजारी, जितने भी सारे लोग हैं, ये सब मुझे जो है दायित्व, ऑब्लिगेशन की बॉन्ड से खींचे खड़े हैं, और मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे लिए कि तुम इसे छुओ। तो what are you waiting for? किस चीज़ का इंतज़ार है तुम लोगों को? What have I brought? तो वो पूछता है कि मैं क्या लाया हूँ, ये क्या चीज़ है? Perhaps it is like this. This has become a शालिग्राम because I have offered it as a stone. तो कहता है ये शालिग्राम इसलिए बन गया because I as a ब्राह्मण, मैं तुम्हें एक स्टोन के रूप में दे रहा हूँ कि ये तुम्हारी सिर्फ एक बहुत बड़ी मान्यता बन चुकी है, तुम्हारा एक डर बन चुका है जो कि इन सब रूलिंग लोगों ने बना दिया है, हाई क्लास लोगों ने। ये कोई डर नहीं है, मतलब उन्हें डरा दिया गया था भगवान के नाम से, तो ये कोई डर नहीं है। यू कैन श्योरली टच इट, इफ यू टच इट देन इट वुड बी एज स्टोन फॉर देम, दिस माई इम्पोर्चुनिटी बिकम्स अ शालिग्राम। तो कहता है कि अगर तुम लोग इसे छू लोगे ना, तो ये जो शालिग्राम है इन बाकी लोगों के लिए सिर्फ अब मात्र एक पत्थर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हें दलित लोगों ने, इन्हें निम्न लोगों ने छू लिया है। दिस माई इम्पोर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये इम्पोर्चुनिटी है। इम्पोर्चुनिटी का मतलब वो है ये जो हमारा इसरार है, ये एक शालिग्राम है, ये एक शालिग्राम बन जाएगा। बिकॉज आई हैव गिवन इट, बिकॉज यू हैव टच्ड इट, एंड बिकॉज दे हैव ऑल विटनेस दिस इवेंट, Let the stone change into a शालिग्राम in this darkening nightfall. तो कहता है कि ये जो पत्थर है, क्योंकि मैंने तुम्हें दिया, तुमने इसे छुआ, और ये जितने लोग हैं उन्होंने विटनेस किया, यानी वो साक्षी बने हैं, तो वो सब देख के बता देंगे ये नाइट फॉल है, ये शालिग्राम को तुम भी छू सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इतने सालों से जो है अनटचेबल लोअर कास्ट को भगवान से के पास नहीं आने दिया जाता था, और ये मानते थे वो आएंगे तो अपवित्र हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को, इन बंधनों को तुम लोग को आज तोड़ना होगा। तो ये जगन्नाथ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे उन लोगों से। एंड लेट दिस शालिग्राम चेंज इनटू अ स्टोन। तो अब वो थोड़ा और एग्रेशन में भी आ गया, कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि ये लोग क्यों नहीं छू रहे हैं। यू पिल्ला, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ अ वाइल्ड बोर और टाइगर, सो टच इट। तो यहाँ पे पिल्ला एक परिहा का नाम होगा जो खड़ा था, तो वो उसे कहता है कि तुम तो एक वाइल्ड बोर या एक शेर से भी नहीं डरते। जो होते हैं ना गाँव में लोग रहते हैं जिन्हें हम यूजुअली निम्न जाति का कहते हैं, तो वो लोग गाँव में जंगली जानवरों के साथ रहते हैं, उनके साथ खेलते हैं, लड़ते हैं, उनसे नहीं डरते। तो वही कह रहा है कि पिल्ला, तुम तो शेर को, वाइल्ड बियर को, सबका सामना कर लेते हो, इस पत्थर को नहीं छू पा रहे, तुम तो इसे छू लो, टच करो इसे। वन स्टेप फर्दर एंड यू आर ऑलरेडी इनसाइड द टेम्पल। तो कहता है बस तुम्हें एक कदम बढ़ाने की जरूरत है, सिर्फ इसे छूने की जरूरत है, एंड नाउ यू विल बी इन द टेम्पल। और अब तुम जीवन भर, तुम्हारी जितनी भी जातियां, तुम्हारी जितनी भी आने वाली जनरेशन है, सब मंदिर के अंदर जा सकती हैं। सेंचुरीज विल ऑल्टर, सेंचुरीज विल ऑल्टर। बेटा ऑल्टर का मतलब क्या होता है? चेंज। आने वाले कितने शतक, सेंचुरी यानी हजारों लाखों साल, सेंचुरी का मतलब होता है 100, लेकिन सेंचुरीज बोला यानी आने वाली इतनी सारी जनरेशन बदल जाएंगी, बहुत बड़ा बदलाव आएगा जीवन में। टच इट नाउ, छू लो इसे। बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा वो फिर। लेट यू लर्न, टच, हाउ इजी, टच। तो वो करके दिखा रहा है कि कितना आसान है इसको छूना, इसको छू के देखो, मात्र सिर्फ एक ये पत्थर है। तुम लोग इतनी चीज़ों का सामना करते हो, इतने लोगों की प्रताड़ना सुनते हो, सब कुछ होता है, पर इस पत्थर को नहीं टच कर पा रहे। तो अब बहुत ज़्यादा एग्रेशन आने लगा जगन्नाथ के अंदर। His hands were sweating profusely. Sweating profusely यानी अत्यधिक, बहुत ज़्यादा उसके हाथों में भी पसीना आने लगा, क्योंकि ऑफकोर्स वो घबरा तो रहा ही था। The parihas moved back. उसके इतने बोलने के बाद भी वो सभी परिहा पीछे हो गए। All had turned him down, और सभी ने उसको जो है जितना एफर्ट किया था जगन्नाथ पे, सब पे पानी फेर दिया। These parihas and those people behind him, यानी अब जो लोग उसके पीछे खड़े थे वो और अलग खुश हो गए होंगे कि भाई ये लोग तो नहीं छुएंगे। The evening had turned him down. Turned him down यानी किसी को जो है ना हम बिल्कुल ही गिरा देते हैं, किसी का बिल्कुल ही जो है चीज़ अपमान हो जाता है, बिल्कुल है ना, turned him down, सारी कोशिशों पे पानी फिर जाना लाइक। He knew that the parihas were afraid, और कहीं ना कहीं उसे पता था कि वो जो परिहा हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। यार शेर वगैरह सबका सामना इंसान कर सकता है, पर देखो समाज का सामना करने में बड़ी ही दिक्कत आती है। तो वो जो मान्यता थी उसने जो है इन परिहाओं को डरा के रखा था। They had seen how they caught thieves at the temple by taking round a charmed coconut and asking the suspects to
touch it. Crimson mantra rakshit on a salver and a peeled coconut on it, with its stuff turned to the front, sprinkled with kumkum. तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने देखा है पहले जब किसी अनटचेबल ने छुआ है टेम्पल में तो वहाँ उन्हें पकड़ा गया है, एंड किस तरह का काला जादू टाइप्स की चीज़ें हुई हैं कि एक कोकोनट है और उसके साइड पे जो है कुमकुम डला हुआ है ना, मंत्र रक्ष है, मलहम डला है। तो बोला ये सब चीज़ों से कैसे वो ऑलरेडी सब घबराए हुए हैं। The coconut would have the appearance of a human face. Everyone would have to touch it. But there would always be some person who gasped for breath when the salver came near him, his veins standing out, and he would fall unconscious. तो उन्होंने ऐसा देखा है कि सारे लोग उस कोकोनट को छू लेते थे, लेकिन जो अछूत जाति के होते थे तो कभी भी वो उसे छूते थे तो वो हाँफते लगते थे, और ऐसा लगता था कि वो जो है उसको छूने से जो है उनके अंदर कुछ घुस आता है, अनकॉन्शियस होते हैं, यानी कुछ टाइप का काला जादू जो हम बात कर रहे थे ना पहले, लॉर्ड मंजूनाथा के डीमन स्पिरिट से लेते हैं अपनी शक्तियां, शैतानी स्पिरिट से। तो इस टाइप के ख्याल लोगों के, अंधविश्वास मैंने कहा ना, जो पुरानी कहानियां चलती आती हैं गांव में, उस टाइप की कहानियां लोगों के दिमाग में बैठी थी, तो वो बहुत डरे हुए थे। एंड ऐसा होता है, पता है, जो यूजुअली जो लोअर हम जिन्हें कहते हैं ना कास्ट के कहा जाता है, वैसे तो कहने का भी कोई सेंस नहीं है आज, लेकिन रेफरेंस से मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो क्या होता है ना, लोग ऑलरेडी घबराए हुए होते हैं। होता क्या है, इनके मन में आप एक बातें डाल देते हो ना तो उन्हें लगता है यही सत्य है। तो सत्य को जगन्नाथ बताना चाहता है लेकिन वो लोग मान नहीं पा रहे हैं। द परिहास एंड अंडरगॉन ऑल दिस, तो उन्होंने ये सब चीजें बहुत ज्यादा देखी हैं। द ओरेकल ऑफ भूतराया मस्ट हैव अपीयर्ड टू देम नाउ इन दिस कॉन्टिजेंसी, यानी ओरेकल का मतलब होता है बेटा आकाशवाणी। ऐसा होता है ना कि अगर भूतराया की आकाशवाणी उनके पास आ गई कि आकस्मिकता ये अजीब सा जो केस है ना, बंच ऑफ एरिका फ्लावर्स इन हैंड, पूरे बॉडी पे कुमकुम लगा होगा। तो मैं इमेजिन करो एक भूत टाइप का कोई वो राक्षस टाइप का ऐसा आया हो, है ना, पूरे शरीर पे ऐसा आकाशवाणी हो रही हो, क्विवरिंग ऑल ओवर, पूरी जगह स्पंदन कर रहा है, एंड प्रोनाउंसिंग देयर इंडिविजुअल पनिशमेंट। मतलब ऐसा लग रहा है कि उन परिहास जो लोग खड़े थे उनको आकाशवाणी हुई उस भूतराया की, और उसने आके कहा है, सबको अपने अपनी पनिशमेंट सुना रहा है कि तुमने अगर भगवान की मूर्ति को छुआ तो तुमको ये होगा, तुम्हारे साथ नर्क में जाया जाएगा। तो इस टाइप के ऐसा लग रहा था, लोगों को सोच रहे थे। एंड पता है ये कुछ नहीं होता है, इंसान जो मानता है ना वैसे ही उसके दिमाग में थॉट चलने लगते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ना जो हमारे साथ एक्सट्रीम एक्सपीरियंस हुए हैं, सो व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू गेट। आज तुम जिस दिन नेगेटिव सोचने लगोगे ना, तुम्हारे साथ सब कुछ नेगेटिव होने लगेगा, एंड एट द मोमेंट तुम पॉजिटिव सोचोगे नहीं सब तो अच्छा है, सब तो बढ़िया है, तो सब बढ़िया ही होने लगता है। तो यही कहीं ना कहीं इस कहानी पे बेस्ड है कि वो सभी परिहा एक डर के माहौल में आ गए थे। उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ आकाशवाणी सी चल रही है और भूतराया जो है सबकी पनिशमेंट सुना रहा है, इस टाइप से। तो वो लोग तभी घबरा रहे थे और जो है उस शालिग्राम को नहीं छू रहे थे। जगन्नाथ ट्राई टू सूद देम, फिर जगन्नाथ ने कहा, समझ गया वो कि वो लोग डर गए होंगे, तो उन्हें सूद यानी उन्हें शांत करने की कोशिश करी। He said in his everyday tone of a teacher, "This is mere stone. Touch it and you will see. If you don't, you will remain foolish forever." तो उसने जो है अपने एवरीडे टोन ऑफ अ टीचर यानी एक गुरु जो हमेशा सिखाता है, जैसे हमारा टोन है सिखाने का, है ना, हम कभी भी बात करेंगे तो ऐसा लगता है टीचर के तौर पे ही बात कर रहे हैं ना, सिखाते हुए। तो जगन्नाथ ने अपने टोन में कहा, ये मात्र एक स्टोन है। मियर का मतलब क्या होता है बेटा, इसका प्रोनाउंसिएशन सीखो पहले, तो सभी को आना चाहिए इस वर्ड का उच्चारण। इसे हम कहते हैं मियर। मियर का मतलब क्या होता है, सिर्फ या फिर केवल। तो वो उन लोगों को कहता है कि बेटा ये केवल, ये मात्र एक पत्थर है, आप देखो और पता चल जाएगा, अगर नहीं छुओगे तो जिंदगी भर के लिए फुलिश रह जाओगे। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम अगर इस पत्थर को छू लेंगे, होता है ना एक डर की मान्यता रहती है, जैसे कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है रूम में, बट डर ही लगता है, जाएंगे नहीं। अरे एक दिन घुस के देखो उस अंधेरे रूम में, 5-6 मिनट खड़े हो, कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता है। तो मान्यता है ये। तो इसी टाइप से वो कह रहा था कि स्टोन को छू के देखो, कुछ भी नहीं होगा तुम, और अगर नहीं छुओगे तो जीवन भर तुम्हारी जो पूरी जनरेशन है फुलिश ही कहलाई जाएगी। तो इस तरह से जो है जगन्नाथ बहुत कोशिशें कर रहा था उन्हें समझाने की। He did not know what had happened to them, but found the entire group recoiling suddenly. तो उसे तो नहीं पता था जगन्नाथ को इस पूरे ग्रुप के साथ पहले क्या हुआ है जब किसी ने अगर पत्थर को छुआ है, बट उसे ये देखा कि पूरा जो ग्रुप है वो रिकॉइल का मतलब क्या होता है, पीछे हटना। पूरा ग्रुप पीछे हटता जा रहा था कि नहीं नहीं हम ये नहीं करेंगे। They winced under their wry faces, afraid to stand and afraid to run away. यानी वो ऐसा लग रहा था कि उनके इस चेहरों पे जो है वो विंस्ड हो गया, वो कहीं ना कहीं घबरा रहा था
कि वो भगना चाह रहे हैं, वो इन सब चीज़ों से दूर जाना चाह रहे हैं, यानी उनके चेहरों पे साफ साफ नजर आ रहा था। He had desired and languished for this auspicious moment. यानी आप सोचो जगन्नाथ ने कितना, जब वो इंग्लैंड से आ रहा था, उसका यही पर्पस वो लेके आया था, कितनी उम्मीदों के साथ, कितने निस्तेज के साथ आया था कि ऑस्पिशियस, ये शुभ मुहूर्त निकले कि कब ये जो है परिहा या ये अनटचेबल जाति के लोग इसे छुए और लोगों के इतने टाइम के जो है अंधविश्वास है, गलत फहमियां हैं, वो दूर हों। दिस मोमेंट ऑफ द परिहास टचिंग द इमेज ऑफ गॉड, ही स्पोक इन अ वॉइस चोकिंग विद ग्रेट रेज, यस टच इट। तो फाइनली उसकी वॉइस चोक होते हुए से ग्रेट रेज, बहुत ज्यादा जोश के साथ, उसने बहुत ज्यादा एग्रेशन के साथ कहा, हाँ भाई छुओ इसे। बहुत बार बोला उसने, मतलब हम तो पढ़ते पढ़ते कितनी बार देख लिया कि उसने कितनी बार विनती की है। He advanced towards them. अब जैसे परिहा पीछे जा रहे थे, लेकिन जगन्नाथ उनके पास आता जा रहा था। एडवांसिंग यानी उनके पास आता जा रहा था वो। They shrank behind. वो और दूर जाते गए। Some monstrous cruelty overtook the man in him. तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब जो है जगन्नाथ के अंदर होता है ना, आप कभी किसी से कुछ कराना चाहते हो, आपको पता है ये सही है, लेकिन लोग मानते नहीं है, तो उनको सही बताने के चक्कर में आपके अंदर एक राक्षस घुसाता है। राक्षस घुसाता है यानी कि नहीं, लोगों को बताना ही पड़ेगा कि सही है। तो सम मॉन्स्टर्स क्रुएल्टी यानी राक्षसी क्रूरता उसके अंदर आ गई, जगन्नाथ के अंदर, ये तो मैं इन लोगों को छुआ के ही रहूंगा। द परिहास लुक्ड लाइक डिस्गस्टिंग क्रीचर्स क्रॉलिंग अपॉन देयर बेलीज। तो अब देखो, यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी कि यहाँ एक इंसान जो किसी के लिए सही करना चाहता है, लेकिन अब वो लोग जब नहीं मानते हैं, देखो हमेशा ये कहा जाता है, आप चाहे शास्त्रों में कहो या किसी भी ज्ञान में कहो, कि भाई इंसानों को प्रेम से ही सब कुछ समझ सकता है। प्रेम और जो है ना मोह, आसक्ति में बहुत फर्क होता है। मोह तो क्या होता है कि कोई तुम्हारे साथ अच्छा हो तो तुम्हें अच्छा लगेगा, अगले दिन गाली दे तो बुरा लगेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन प्रेम से मतलब क्या होता है, अगर कोई तुम्हारे साथ कुछ भी करे, अच्छा करे बुरा करे, बट वो कांस्टेंट रहता है कि नहीं। जैसे हम पेरेंट्स का प्रेम मान सकते हैं, है ना, या फिर हम जैसे यूजुअली कहते हैं ईश्वर का प्रेम हो, कम ना घटता बढ़ता नहीं है। तो सेम चीज यहाँ पे ऐसी होनी चाहिए थी कि अगर जगन्नाथ इन्हें समझाना चाहता था, क्योंकि वो इतना डरे हुए थे, तो हर चीज प्रेम से संभव है, बट उसके अंदर ना एक राक्षसी क्रूरता आ गई कि मुझे अब, और वो क्रूरता में वो उन्हें बेवकूफ समझने लगा कि परिहा कितने बेवकूफ हैं ये लोग, और उनको देख के तो ऐसे ना डिस्गस्टिंग क्रीचर लगने लगे कि जो ना अपनी दुम दबा के भाग रहे हैं। लेकिन ये थिंकिंग भी इसकी गलत है, क्योंकि यही थिंकिंग से तो ऊपर उठना है ना कि ये लोग ऐसे नहीं हैं, आप किसी के, आप निम्न जाति के लिए ऐसा नहीं सोच सकते। लेकिन अब इसे भी गुस्सा आने लगा उनके ऊपर, है ना, कि ये क्यों भग रहे हैं। He bit his underlip and said it in a firm low voice. फिर उसने जो है अपने मुंह दबा के, बोलते हैं ना मुंह दबा के किसी को गुस्से में कहते हैं, कि पिल्ला टच इट, यस टच इट, यानी छू ले उसे भाई, छू ले। एंड पिल्ला स्टूड ब्लिंकिंग, पिल्ला यानी खड़ा था, बस अपनी आंखें ऐसे ऐसे कर रहा था, कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। जगन्नाथ felt spent and lost. Whatever he had been teaching them all these days had gone to waste. तो इतने दिन से जो वो इन परिहाओं को सिखा रहा था, ऐसा लग रहा था सब कुछ नाश हो गया। तब से वो बहुत दिन से शायद इन्हें सिखा रहा था कि आना है, छूना है, ये कुछ नहीं होता है, बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें बताई होंगी उन्हें, लेकिन आज लग रहा है कि सब की सब नष्ट, सब की सब बर्बाद हो गई थी। He rattled dreadfully. यानी अब उसने जो है, अब उसे बोलते हैं ना एक गुस्सा वो जो है पानी सर के पार हो जाता है, तो उसने बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से रैटल करते हुए कहा, टच टच यू टच इट, इट वाज लाइक द साउंड ऑफ सम इन्फ्यूरिएटेड एनिमल एंड इट केम टियरिंग थ्रू हिम। तो ऐसा लग रहा था कोई जानवर नहीं होता है, जैसे डॉग हुआ या शेर हुआ जिसको खाना नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल ही जो है क्रोधित प्राणी की तरह वो बिल्कुल चिल्लाने लगा। He was sheer violence itself. तो क्लियरली देख के लग रहा था कि वो खुद एक वायलेंस का प्रतीक बन गया था। शेयर का मतलब होता है बिल्कुल, एकदम वायलेंस का प्रतीक। He was conscious of nothing else. और ऐसा लग रहा था उसे किसी चीज का होश नहीं है, उसका बस एक ही लक्ष्य बन गया था कि परिहा जो है बेवकूफ़ी कर रहे हैं बहुत बड़ी, और ये उस मूर्ति को छू लें। अब वो खुद में वायलेंस में बदलने लगा। The Parihas found him more menacing than भूतराया। तो उन परिहाओं को ये भूतराया जो नहीं है, जिनकी बात कर रहे हैं, डीमन राक्षस, उनसे ज्यादा खतरनाक या भयानक कौन लगने लगा? जगन्नाथ। तो अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ कि ये कहानी यहाँ पे चल रही है और ये उन्हें डरावना लग रहा है, आसपास लोग विटनेस कर रहे हैं, ये बन गई एक और नई कहानी।
समझे मेरी बात की नहीं? यानी पहले जो भगवान या डीमन की कहानी बनती आई है, कोई भूत राया था, उसी टाइप से भूत राया कौन बन गया है? अब जगन्नाथ बन गया है। तो लोगों ने ये कहानी विटनेस की, अब आगे वाली जनरेशन को उन्होंने यही कहानी सुना दी। तो इस टाइप से जो है ना, ये एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं इंसान के अंदर की क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं कि भाई भूत है, भगवान है, तुम कहाँ देखते हो, वो सब अंदर ही है ना। तुम अंदर से तुम ही राक्षस बन सकते हो और तुम भी अंदर से भगवान ही बन सकते हो। तो ये सब ह्यूमनली क्वालिटीज हैं, जैसे हम कहते हैं ना, इंसानियत जिसे हम कहते हैं। तो उस टाइप से इसका अब क्या फीचर आया है? वायलेंस फीचर निकल के आया है। तो कहीं ना कहीं परिहाओं को ये भूत राजा से भी ज्यादा, जो भूत राया से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। द एयर वॉज रेंट व्हेन हिज स्क्रीम्स, और पूरी हवा में सिर्फ उसकी ही चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। टच इट, टच इट, द स्ट्रेन वॉज टू मच फॉर द परिहास, और परिहास अब बहुत ज्यादा घबरा गए, मतलब बहुत ही ज्यादा उनके लिए पेनफुल हो गया था कि बहुत ज्यादा जोर या दबाव डाल रहा है। Mechanically, they came forward, just touched what Jagannath was holding out to and immediately withdrew. तो अब मतलब इतना ज़्यादा उसने चिल्ला दिया था। तो mechanically they came forward। बेटा mechanically का मतलब क्या होता है? बिना किसी इच्छा से होता है ना। मान लो तुमको स्कूल जाना है, स्कूल जाने का मन नहीं है ना, मन नहीं हो रहा, लेकिन जाना ही पड़ेगा, तो कैसे मैकेनिकली बिल्कुल बे इच्छा से तुम जो बेमन से उठ के चल रहे हो। तो ऐसे ही बेमन से जो है, अब वो लोग घबरा गए थे, तो वो आगे आए और जगन्नाथ के हाथ में जो था पत्थर उसे छुआ और इमीडिएटली विड्रू। इमीडिएटली यानी इमीडिएटली उन्होंने अपना हाथ जो है पीछे कर लिया। एग्जॉस्टेड बाय वायलेंस एंड डिस्ट्रेस जगन्नाथ पिच्ड असाइड द शालिग्राम। एग्जॉस्टेड यानी अब जो है जगन्नाथ, इतना होता है ना, आप कभी किसी पे बेटा गुस्सा करो या एग्रेशन करते हो ना, तो एक चीज नोटिस करना, बहुत ज्यादा अंदर थकान आ जाती है, मन बहुत भारी हो जाता है। तो सेम हुआ जगन्नाथ के साथ। इतना उसने गुस्सा दिखा दिया, इतना वायलेंस हो गया कि वो बिल्कुल परेशान हो गया और उसने शालिग्राम को जो है एक साइड में रख दिया। अ हेवी एंग्विश हैड कम टू अ ड्रास्टिक एंड, और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये इतना सारा गुस्सा जो है ना, बहुत ही विचित्र सा इसका अंत आ गया, कि मतलब वो इतना भयानक बन गया कि जो है परिहा उसको देख के डर गए और डर के मारे वो छू के बस पीछे हो गए। तो कहीं ना कहीं अभी जगन्नाथ की स्थिति अलग हो गई, बहुत ही विचित्र सा अंत हुआ। Aunt could be human even when she treated the parihas and untouchables। मतलब बात समझ आई कि उसकी जो आंटी है, जो ब्राह्मण है, जो अछूत मानती है लोगों को, शायद वो भी थोड़ी और ज्यादा इंसानियत दिखाती होंगी उन परिहाओं के लिए, जितनी अभी जगन्नाथ ने नहीं दिखाई। जितना हैवान वो बन गया ना, उतना तो शायद बाकी लोग भी कभी नहीं बने थे। एंड ये बताया जा रहा है, he had lost his humanity for a moment, यानी किसी बात को सही बताने में। एंड ये इंग्लिश में हम लेसन क्यों पढ़ते हैं पता है? इसमें लाइफ लेसन होते हैं, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है ना, हम अपने आप को, और हो सकता है आप सही हो बेटा, इस दुनिया में ना सही गलत कुछ नहीं होता है। पहली बात तो मैं बता दूं, इस दुनिया में सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर आज मैं देख रही हूँ मेरे तरफ से ये सही है, तो हो सकता है किसी बच्चे की तरफ से वो चीज़ गलत हो सकती है। सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू का खेल है, कुछ भी सही कुछ भी गलत नहीं होता है कि नहीं? तो वही बात है कि इस साइड से देखो तो 6 दिख रहा है, उस साइड से देखो तो 9 दिख रहा है, वही बात है कि नहीं? तो वही बात है कि यहाँ पे जगन्नाथ जो है ये बताना चाहता था कि मैं सही हूँ, ये वाली चीज सही है, ये ढोंग चल रहा है। हो सकता है उसकी बात सही हो, लेकिन जिस बात में आप अगर अपनी इंसानियत खो दो तो वो बात किसी काम की नहीं। जिस बात के लिए आपको इतना अग्रेशन करना पड़े वो तो किसी काम का नहीं, क्योंकि वो परिहा तो डर गए उससे। द परिहास हैड सीम्ड टू बी मीनिंगलेस थिंग्स टू हिम। मतलब एक मोमेंट पे तो उसे वो परिहा कैसे दिख रहे थे कि वो लोग जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, तुम उन पे चिल्ला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ही हंग हिज हेड, और उसका सर जो है ना ऐसे उसने मुंह लटकाए हुए वो खड़ा हो गया। ही डिड नॉट नो व्हेन द परिहास आर गॉन, मतलब उस पर ऐसा कुछ सवार हो गया तो उसे पता ही नहीं चला कब वो परिहा चले गए। डार्कनेस हैड फॉलन व्हेन ही केम टू नो दैट ही वाज ऑल बाय हिमसेल्फ, और वो इतना घबरा गया, उसे फिर एकदम ना अंधेरा छा गया उसकी आंखों के सामने कि सिर्फ मैं ही खड़ा हूँ यहाँ पे। डिस्गस्टेड विद हिज ओन पर्सन ही बिगैन टू वॉक अबाउट। मतलब अब उसे कहीं ना कहीं होता है ना, इंसान के साथ जब गुस्सा हो जाता है, गुस्से में कोई काम नहीं करना चाहिए, चला जाता है, आपका दिमाग चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। जब उसको गुस्सा शांत हुआ तो उसको खुद ही पे ही डिस्गशन हो रहा था, उसको खुद ही से ही चिढ़ मच रही थी कि इस टाइम के लिए मैं किस तरह का इंसान बन गया। तभी कहते हैं बेटा गुस्से में आके कोई भी काम नहीं करना है, गुस्सा है तो शांत कर लेना, या अंदर मुंह दबा के सो जाना, या फिर कहीं बाहर चले जाना, है ना। लेकिन गुस्से में आके ना आप किसी को कोई शब्द बोले, ना किसी से कोई बात करे, ना कोई डिसीजन ले, है ना। क्योंकि गुस्से में होता है, दैट इज वेरी ऑब्वियस, इंसान का दिमाग 100% ऑफ द टाइम ये सही नहीं रहता है। तो वही हुआ, जगन्नाथ को जो है ना बहुत अजीब लगने लगा। अब he asked himself when they touched it, we lost our humanity, they and me, didn't we?
तो उसने खुद से पूछा कि जब इन्होंने शालिग्राम उस पत्थर को छुआ तो कहीं ना कहीं हमने अपनी इंसानियत खो दी कि उनसे वो जबरदस्ती काम कराया जो वो शायद नहीं करना चाहते थे। तो ये किस तरह की इंसानियत हुई भाई कि तुम उनको छू के ये बताओ कि वो भगवान को छू सकते हैं, लेकिन उनका ही मन नहीं था, है ना, हमारा जोर था, इस वजह से उन्होंने शायद छुआ। एंड वी डाइड, वेयर इज द फ्लॉ ऑफ इट ऑल, इन मी और इन सोसाइटी, देयर वाज नो आंसर। तो ये बोलते हैं ना, कोई विचित्र सा अंत आता है, एक बहुत ही जो है डॉट 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 करके कोई कहानी जो है रुक जाती है कि ऐसा लगता है गलती कहाँ है, मुझ में थी या सोसाइटी में थी, कि यही समझ नहीं आ रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग वॉक ही केम होम फीलिंग डेज, और बहुत लंबी वॉक करने के बाद जो है वो घर आया और बहुत ज़्यादा जो है डेज यानी चकित महसूस कर रहा था, बहुत ज़्यादा जो है थकान सी हो रही थी उसे। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कहानी का एक्चुअल सार बस यही था कि 2-3 चीज़ें यहाँ पे कवर की गई हैं। एक तो जो पहले हम दलित, अछूत या निम्न जाति के मानते थे, उन्हें कैसे भगवान से दूर रखा जाता था या इस टाइप के भ्रम फैलाए जाते थे। अब दूसरा, अगर कोई इस भ्रम को सही करना चाहता है तो उसका तरीका गलत बन गया। कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी इसी में होती है जहाँ पे लगता है लोगों को अगर आपको मनाना है तो आप अपनी इंसानियत लूज नहीं कर सकते। तो ये इस टाइप की मिक्स कहानी थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही गहरी थी। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई हमारे राइटर कितने महान रहे हैं भाई। सो विद दिस वी एंड द वंडरफुल स्टोरी ऑफ भारतीपुरा। होपफुली आपको बेटा कहानी समझ आई हो, कहानी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन मेरा अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड अपने जितने भी क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं बिहार बोर्ड के सभी के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम ये मानता है कि भाई ज्ञान जो है ना बांटने से ही बढ़ता है। तो बढ़िया बांटो, वीडियो को शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, आपका कोई भी लेसन मिस हो गया हो तो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जो है ना फुल क्लास 9th प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, इन लिंक पे क्लिक करके आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले सेशन में जिसमें हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो देखना नहीं भूलना। मिलते हैं, टिल देन के लिए गुड बाय।